हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रैक टेक्नोलॉजीज विद जीत घोष। इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग का यूनिक टॉपिक्स पे वीडियो, और वो सब वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड टुडेज टॉपिक इज एमआरआई एग्जामिनेशन विद अ ब्रेस्ट इम्प्लांट, पर्टिकुलरली सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। सो जैसे कि हमें पता है कि जनरली अभी बहुत सारा कॉस्मेटिक सर्जरी किया जाता है, या फिर हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारा वुमेन्स होते हैं जिनका पोस्ट मैसेक्टोमी करने के बाद जो है पोस्ट मैसेक्टोमी रिकंस्ट्रक्शन के वजह से पेशेंट को ब्रेस्ट सिलिकॉन इम्प्लांट लगाना पड़ता है, सर्जरी से गुजरना पड़ता है। तो जो भी पेशेंट का ब्रेस्ट का सर्जरी होता है और जिस पेशेंट का ब्रेस्ट में सिलिकॉन का इम्प्लांट लगाया जाता है, उन लोगों का एक चांसेस होता है, एक रिस्क होता है कि जो इम्प्लांट पेशेंट का ब्रेस्ट में लगाया गया है, जो सिलिकॉन इम्प्लांट पेशेंट के ब्रेस्ट में लगाया गया है, वो इम्प्लांट क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन है, ये जो रप्चर हो सकता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारा चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आपका जो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन लगाया गया है, वो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन किस तरह का ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन है, जो आगे जाकर के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना तरह का जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो किस तरह का ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन लगाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ब्रेस्ट इम्प्लांट जो लगाया गया है पेशेंट के शरीर में, वो उसका थिकनेस कैसा है, कि किस कॉम्पोजिशन से बना हुआ है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट। ठीक है, साथ ही साथ कितना दिन तक वो लगाया हुआ है, कितना दिन तक उसका एज है उस ब्रेस्ट इम्प्लांट का। तो ये बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर। और ये ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर जो होता है, इट इज़ वेरी मच साइलेंट, वो बहुत ही साइलेंट होता है, जनरली असिम्टोमेटिक होता है पेशेंट में। तो क्लिनिकली ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर को क्लिनिकली डिटेक्ट करना इज़ वेरी मच टफ, और बहुत बार जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशंस में हमारे से क्या होता है, मिस आउट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज पेशेंट असिम्टोमेटिक होता है, साथ ही साथ क्लिनिकली कभी कभार जो होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द रप्चर ऑफ द ब्रेस्ट। सो इन दैट केस एमआरआई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। तो एमआरआई के मदद से जो है, एमआरआई स्क्रीनिंग के मदद से जो है, हम लोग जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एमआरआई में बहुत सारा सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, उस सीक्वेंस के मदद से जो है हम लोग को इजीली ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसका जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स है, जो सिग्नल इंटेंसिटीज है इमेजेस का, विद द हेल्प ऑफ वेरियस सीक्वेंसेस, पल्स सीक्वेंसेस, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का रप्चर है। ठीक है, और साथ ही साथ रप्चर होने की वजह से ब्रेस्ट का जो सराउंडिंग टिश्यू है, ब्रेस्ट का जो सराउंडिंग एरिया है, वो कितना अफेक्टेड हुआ है और क्या पैथोलॉजी डेवलप हुआ है, वी कैन इजीली डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ द एमआरआई। ठीक है, सो जनरली सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट इम्प्लांट के विषय में, तो सबसे पहले हमें जो जानना चाहिए वो है थोड़ा बहुत हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट का हिस्ट्री जानना चाहिए। तो सबसे पहले जब ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन सर्जरी का आविष्कार हुआ, मतलब ये डिटेक्ट किया गया कि पेशेंट के शरीर में जो है हम लोग सिलिकॉन रिलेटेड कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट को लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले इन द ईयर 1962 में ये डिटेक्ट किया गया कि पेशेंट का ब्रेस्ट में जो है हम लोग इंडस्ट्रियल सिलिकॉन को इंजेक्ट कर सकते हैं। और पेशेंट का शरीर में इंडस्ट्रियल सिलिकॉन को डायरेक्टली इंजेक्ट करने से जो है पेशेंट का बहुत सारा रिस्क होता था, पेशेंट को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता था। पर्टिकुलरली जिस पेशेंट में डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिलिकॉन किया जाता था इन द ब्रेस्ट, तो उसका उस तरह का पेशेंट का जो है बहुत सारा, जैसे कि पेशेंट का ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होने का चांसेस रहता था, साथ ही साथ एम्बोलाइजेशन होने का चांसेस रहता था। तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए, उसने क्या किया, उन्होंने जो है ये डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ सिलिकॉन इनटू द ब्रेस्ट, इसको बैन कर दिया। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गया और भी रिसर्च होते गए, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट को और भी अच्छे तरह से जो है डेवलप किया गया, और कुछ दिनों बाद जो है एक ब्रेस्ट इम्प्लांट का आविष्कार हुआ, जिसमें जो सिलिकॉन जेल है उसको एक कैप्सूल के अंदर में एक रबर इनकैप्सुलेटेड एक रबर कैप्सूल था, उसमें उसको डाल के एक इम्प्लांट बनाया गया, जिसको ब्रेस्ट में लगाया गया। तो ये देखा गया कि वो ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाने के बाद जो है पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और इसके वजह से भी जो है एफडीए ने जो है इन द ईयर 1992 उसको बैन कर दिया। लेकिन आफ्टर दैट इन द ईयर 2006 हम लोग ने ऐसा देखा कि बेसिकली
ब्रेस्ट इम्प्लांट को और भी अच्छे तरह से डेवलप किया गया और डेवलप्ड डिज़ाइन के साथ वो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन आया, पेशेंट के शरीर में इम्प्लांट किया गया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या फिर डिजीज पेशेंट को नहीं हुआ। तो तब से जो है अभी तक जनरली मोस्ट कॉमन ये प्रोसीड्योर है जो कि मैक्सिमम वुमेन्स में परफॉर्म किया जाता है इन वेरियस अदर कंट्री एज अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीड्योर। ठीक है। सो जनरली हर साल जो है जनरली बहुत सारा वुमेन्स का जो है ये ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन सर्जरी किया जाता है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी किया जाता है। जैसे कि जनरली 2 से 3 लाख पेशेंट का हर साल जो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी किया जाता है, जिसमें से जो है 2,10,000 केसेस वो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन सर्जरी का होता है। ठीक है। और उसमें से भी जो 69,000 to 96,000 पेशेंट का ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन इस वजह से किया जाता है कि उस पेशेंट का जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसके वजह से उसका मेसेक्टोमी किया गया। तो एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट मेसेक्टोमी रिकंस्ट्रक्शन ये ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन लगाया जाता है। ठीक है। तो FDA ये रिकमेंड करती है कि जिस भी पेशेंट का ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन लगाया गया है उस पेशेंट का ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन लगाने के 3 साल बाद जो है हमें एक MRI स्क्रीनिंग करना चाहिए। और 3 साल बाद MRI स्क्रीनिंग करने के बाद हर एक 2 साल में कंटिन्यूअसली जब तक वो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन पेशेंट शरीर में लगाया हुआ है हर 2 साल में जो है हमें MRI करके देखना चाहिए कि कहीं ये ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन जो लगाया हुआ है वो कहीं रप्चर तो नहीं हो गया। ये क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो रप्चर होता है, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो रप्चर होता है वो बेसिकली साइलेंट होता है, क्लिनिकली इजीली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभार मिस आउट हो जाता है। तो MRI इज ओनली द टूल टू डिटेक्ट द रप्चर एंड टू डिटेक्ट द रप्चर इन अ प्रॉपर टाइम। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा MRI है, MRI ब्रेस्ट इम्प्लांट का इंट्रिग्रिटी को डिटेक्ट करने में बहुत ही सक्षम है बिकॉज इट इज वेरी मच स्पेसिफिक एंड सेंसिटिविटी टू दैट। ठीक है। सो MRI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग जब भी जिस पेशेंट का ब्रेस्ट का इम्प्लांटेशन लगाया हुआ है, ठीक है, तो MRI करने से क्या होता है हमें हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलता है, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलता है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पल्स सीक्वेंसेस। ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे जाकर के किस तरह से कौन कौन सा MRI टेक्निक को यूज़ करेंगे हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन का इमेजिंग करने के लिए, साथ ही साथ कौन कौन से सीक्वेंस हम लोग यूज़ करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितना तरह का जो होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन बहुत तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है सिंगल लूमेन ब्रेस्ट इम्प्लांट, देन दूसरा होता है डबल लूमेन ब्रेस्ट इम्प्लांट, देन तीसरा होता है टेक्सचर्ड ब्रेस्ट सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट, देन चौथा होता है स्टैक्ड सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड पांचवा होता है एक्सपेंडर्स, टिश्यू एक्सपेंडर्स। तो ये जो जितना भी 5 तरह का जो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन मैंने अभी आपको बताया, इनमें से जो टिश्यू एक्सपेंडर्स है दे आर हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू MRI बिकॉज अगर जिस पेशेंट का टिश्यू एक्सपेंडर लगाया हुआ है तो उस पेशेंट को अगर हम लोग MRI करेंगे तो पेशेंट को दिक्कतें आ सकती हैं। तो टिश्यू एक्सपेंडर डिस्प्लेस्ड हो सकता है या फिर पेशेंट को आगे जाके और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जिस पेशेंट का टिश्यू एक्सपेंडर लगाया हुआ है उसका MRI करना नहीं चाहिए, इट इज हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है। सो जनरली तो ये जो वेरियस काइंड्स ऑफ हमने अभी डिस्कस किया कि वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, इसका जो नाम हुआ है सिंगल लूमेन, डबल लूमेन, ऐसा क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। तो सिंगल लूमेन मतलब क्या, उसका एक ही हॉलो स्पेस है जिसमें क्या सिलिकॉन घुसाया हुआ है, मतलब एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर में सिलिकॉन जेल घुसाया गया है। ठीक है। तो उस तरह का इम्प्लांट, जिस इम्प्लांट बनता कैसे है, एक लूमेन के अंदर में सिलिकॉन जेल को डाल दिया जाता है और बाहर से कैप्सूल रहता है, तो उसको कहते हैं सिंगल लूमेन सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। और डबल लूमेन क्या होता है, उसमें 2 लूमेन होता है, एक लूमेन में सिलिकॉन को जेल को डाला जाता है और दूसरा लूमेन में जो है स्लाइन को डाला जाता है और बाहर से एक पूरा कैप्सूल रहता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल लूमेन इम्प्लांट। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो कॉम्पोजिशन है, कुछ इम्प्लांट में सिर्फ सिलिकॉन जेल रहता है और बाहर से एक इनकैप्सुलेटेड एक कैप्सूल रहता है। ठीक है। तो और जो डबल लूमेन इम्प्लांट्स होते हैं ब्रेस्ट का, उसमें 2 तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है स्लाइन। ठीक है। तो इतना तरह का इम्प्लांट होता है और हर एक इम्प्लांट का जो प्लेसमेंट है वो भी अलग प्रकार से होता है।
तो ह्यूमन बॉडी में ब्रेस्ट का इम्प्लांट को कहाँ पे लगाया जाता है, पेक्टोरालिस मेजर में लगाया जाता है। बिकॉज हमें पता है जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है, मतलब जब ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट कहाँ रहता है, हमारे जो है चेस्ट रीजन में रहता है, पेक्टोरल रीजन में रहता है। तो ब्रेस्ट में अगर इम्प्लांट लगाना है तो इम्प्लांट को बेसिकली पेक्टोरल मसल में लगाना होता है, ठीक है। अभी पेक्टोरल मसल पे लगाने के लिए वो किस जगह पे लगेगा वो भी बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में आगे जाके मैं बताऊंगा। तो लोकलाइजेशन ऑफ द सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट कैन बी सब ग्रैंडुलर, सब मेमोरी, ठीक है। देन होता है सब पेक्टोरालिस, देन होता है इंटर पेक्टोरालिस, देन होता है तो आपका एक्स्ट्रा पेक्टोरालिस और सुपरफिशियली। कुछ कुछ इम्प्लांट ऐसा भी होता है कि उसका कुछ पार्ट जो है डीप पेक्टोरल मसल में रहता है और कुछ पार्ट जो है सुपरफिशियल मसल में रहता है। तो अलग अलग इम्प्लांट्स का अलग अलग लगाने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सर्जरी और नीड ऑफ द पेशेंट्स बॉडी एनाटॉमिकल कंडीशंस। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। तो जो भी हो, कुछ भी हो, कोई भी इम्प्लांट हो, हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ये रप्चर हो सकता है। जितना ज्यादा इम्प्लांट का एज बढ़ेगा उतना उसका रप्चर होने का संभावना उतना उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। जनरली एक इम्प्लांट लगाने के बाद जनरली सही रहता है 10 से 15 साल तक सही रहता है। 10 से 15 साल बाद जो है वो इम्प्लांट का रप्चर होने का चांसेस जो है इंक्रीज होते जाता है। तो जितना ज्यादा एज बढ़ेगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर होने का चांसेस भी बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा एमआरआई स्क्रीनिंग करने के लिए। इसीलिए एफडीए ने रिकमेंड किया है कि हर 2 साल में, सर्जरी होने के 3 साल में एक बार कराना है और 3 साल के बाद हर 2 साल में एमआरआई स्क्रीनिंग करना है, जिससे साइलेंट ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमआरआई, कौन सा एमआरआई टेक्निक को यूज करके जो है हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन का जो रप्चर है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा सीक्वेंसेस है जिस सीक्वेंसेस में हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट का अगर रप्चर है तो रप्चर को अच्छे से देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद जा करके हम लोग अभी जानेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है एमआर सीक्वेंसेस में, एमआर इमेजेस में, वो कैसा होता है, और ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो रप्चर होता है वो कैसा होता है, अपीयरेंस होता है, जो अपीयरेंस है रप्चर का वो कैसा होता है इन वेरियस सीक्वेंसेस, इन वेरियस इमेजेस, ठीक है। सो देखते रहिए पूरा वीडियो विदाउट स्किपिंग। तो बेसिकली हम लोग ब्रेस्ट का एमआरआई करने के लिए विथ ब्रेस्ट इम्प्लांट इन द वुमेन हम लोग ब्रेस्ट कॉइल का यूज करते हैं, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन फेज अरे टेक्नोलॉजी। और लॉट्स ऑफ सीक्वेंसेस वी आर यूजिंग, जैसे कि हम लोग को पता ही है T1 वेटेड हम लोग सीक्वेंस यूज करेंगे, T2 वेटेड सीक्वेंस हम लोग यूज करेंगे। लेकिन T1 और T2 वेटेड के बगैर भी जो है हम लोग एक स्पेशल सीक्वेंस यूज करेंगे, जिस सीक्वेंस को कहते हैं हम लोग बेसिकली सिलिकॉन सप्रेशन सीक्वेंस। ये सिलिकॉन सप्रेशन सीक्वेंस में जो है वाटर, फैट एंड सिलिकॉन, ये तीनों चीज जो है सप्रेस हो जाता है, जिसके मदद से जो है हम लोग बहुत इजीली हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो T1 वेटेड इमेज में किस तरह क्या कैसा दिखेगा, क्या अपीयरेंस होगा नॉर्मल ब्रेस्ट इम्प्लांट का। जनरली T1 वेटेड इमेजेस में जो कैप्सूल होता है बाहर में, जिसके विषय में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, वो कैप्सूल जो है इट विल अपीयर हाइपो इंटेंस इन T1 वेटेड इमेज, ठीक है। एंड द सिलिकॉन इनसाइड इट विल अपीयर hypo intense in T1 weighted image and hyper intense in T2 weighted image, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अभी जो कंपोनेंट के विषय मैंने बात किया कि कुछ कुछ इम्प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें जो है सिलिकॉन रहता है, और कुछ कुछ इम्प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें स्लाइन होता है, और कुछ कुछ इम्प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें स्लाइन भी होता है और सिलिकॉन भी होता है। तो सिंपल फंडा याद रखना, कोई भी इम्प्लांट हो वो जनरली दिखेगा कैसा, वो दिखेगा T1 में हाइपो इंटेंस और T2 में दिखेगा हाइपर इंटेंस, ठीक है। और जनरली आपका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल हाइपो इंटेंस दिखेगा T1 वेटेड इमेज में विथ इरेगुलर आउटलाइनिंग ड्यू टू द एक्सटेंसिव प्रेशर क्रिएटेड बाय द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। सो जब भी एमआरआई इमेज का हमें रिपोर्ट देना पड़ता है तो ऑलवेज वी हैव टू इंक्लूड द स्टेटस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये लिखना जरूरी है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन के साथ पेशेंट को पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था कि नहीं ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन के साथ,
मतलब कैंसर है कि कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के विषय में थोड़ा बहुत हमको लिखना होगा, ठीक है। अगर है भी तो लिखना होगा, नहीं भी है वो भी लिखना होगा, मीन्स वी हैव टू इंक्लूड दैट पोर्शन। नेक्स्ट है ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कौन सा कंपोनेंट से बना हुआ है, उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा रिपोर्ट में। ये ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन सिलिकॉन से बना हुआ है या उसका कंपोनेंट सिलिकॉन है या फिर उसमें स्लाइन है, ये भी इंक्लूड करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली आज को इस टॉपिक पे मैंने आप लोगों को इलेबोरेटली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि किस तरह से जो है हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट का MR इमेजिंग कर सकते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा होता है इमेजेस में, इसका रिपोर्टिंग में क्या इंक्लूड करना पड़ता है, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कितना टाइप्स के होते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन सर्जरी क्यों किया जाता है, ठीक है, और MRI का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।